आपका नाम? जी सर, मेरा नाम बबली कुशवाहा बालकिशन। आप ओबीसी से हैं? जी सर, ओबीसी। आज कहाँ पर आए थे आप? सर मैं आज संत कबीर साहब के आश्रम में आज एक कार्यक्रम था बामसेब का, तो हमको पता चली। अच्छा, इसके पहले आप कहाँ कार्य करते थे? सर मैं बजरंग दल में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर मैंने काम किया है। मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और भी बजरंग दल की और विश्व हिंदू परिषद की कई जिम्मेदारियों पर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, बजरंग दल को आरएसएस को छोड़कर अब कितने दिन हुए? सर मुझे ज़्यादा अभी लगभग नहीं तो 2-3 साल हो गए सर। छोड़ने की वजह क्या है? सर छोड़ने की यही वजह सर कि मुझे धीरे धीरे मेरे अंदर की जो आत्मा थी, जो अंदर जिसको कहते हैं अपन, मुझे अंदर जमीर, आपका जमीर, मुझे अंदर दुख होता था कि आज मुझे हमारे लोगों ने मुझे बताया कि यार बबली आप क्या कर रहे हो, और हमारे कई लोग हमसे खबर रहते थे। हम जो सोचते थे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग हमसे खबर रहते थे तो हमको थोड़ा अंदर दुख सा होने लगा। और घर में भी कुछ ऐसी हमारी व्यवस्था बेकार हो गई जो मैं अपने घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा था संगठन की वजह से। आपको जोड़ने की वजह कौन व्यक्ति है? सर हमको इस संगठन में जोड़ा तो हमको चेतन जी साक्य ने। अच्छा, आप भी ओबीसी से हैं? नहीं, मैं एससी से हूँ। अच्छा, चेतन जी ने आपको आरएसएस की अंदरूनी बातें सब बताई? मुझे मालूम था, चेतन जी को मैं जानता था, पहले से जानता था सर। तो इतना दीर्घ काल आप आरएसएस में रहे, वहाँ अंदर क्या होता है, क्या बातें होती है, किन बातों को लेकर वो आप जैसे ओबीसी के लोगों को गुमराह करते हैं, किसको दुश्मन बताया जाता है? क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग कूट के हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ही संगठन में शामिल करते हैं और उनसे ही आंदोलन करवाते हैं। उनको ये बताते हैं कि मुस्लिम समाज सबसे बड़ा दुश्मन है, ये कूट के मयार तोड़ना है। वो वहाँ जाके गाय काट दी और ये जबरदस्ती मतलब उनको खड़ा करवाते हैं, गायों के मतलब नाम पे उनको मरवाते हैं, लड़वाते हैं, जो उनका काम है सर। तो आरएसएस ये कोई मानवता का कार्य करने वाला नहीं सर, संगठन नहीं है, बल्कि ये फसादी संगठन है। अरे ये तो लड़वाने वाला काम है सर, इन संगठनों का काम है लड़वाना। हमारे जो भाई हैं उनसे लड़वाने का काम करता है सर ये काम। तो आरएसएस में आपने संघ के वर्ग अटेंड किए? नहीं सर, मैं बजरंग दल से रहा हूँ सर, और मैंने वर्ग भी की है मैंने। अच्छा, मैंने वर्ग भी की है। आप किन नेताओं के नेतृत्व में काम करते थे? उमा भारती वगैरह जैसे लोगों के नेताओं में काम करते थे, तोगड़िया जी वगैरह? हाँ, प्रिवली भाई तोगड़िया जी थे इस समय, और हमारे ग्वालियर के वो हमेशा ओबीसी के ही हैं, पप्पू जी वर्मा जिनको कहते हैं, वो तो हमेशा बने रहते हैं। कहीं संगठन मंत्री बन जाते हैं क्या है, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था में रहते हैं। वो कभी भी जब तक जीवित रहेंगे, जब तक हमारे लोगों का इस ग्वालियर में शोषण होता रहेगा। तो आरएसएस में 15 साल, कितने साल काम किया आपने? 15-20 साल काम किया। 15-20 साल आपने काम किया, तो इससे आपकी फैमिली लाइफ कैसी रही सर? आपके बच्चों का जीवन कैसा रहा? मेरे सबका खत्म हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया सर। मेरे बच्चे भी खत्म हो गए, इसलिए खत्म हो गए क्योंकि आज मैं बेरोजगार हो गया। मैं बहुत ही जो मेरे पास धन था वो सब मैंने धन संगठन के काम और बैठक कार्यक्रम में मैंने खत्म कर दिया सर। कितना सोना आपने बर्बाद कर दिया? 15 तोला सोना बेच दिया, कम से कम 2.5 किलो चांदी बेच दी सर मैंने। आज कोई भी नेता मेरे तरफ नहीं कहता कि यार बबली तुम भैया तुम्हारा मकान कैसा है। मेरा मकान भी टूटा फूटा पड़ा है सर, हम 4 लोग सो नहीं पाते हैं, और कभी भी इतना पुराना मकान है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। यानी आपका पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब रहा, आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में आई, आप अभी मजदूरी का काम करते हो। जी सर। ये आपको बख्शिश मिला। तो अभी आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बामसेब से जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको ऐसा लगता है कि मैं एकदम बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और मैं अपने घर पे अपने नातेदार रिश्तेदार जो समाज के लोग हैं और उनसे भी कहता हूँ, उनको भी बताता हूँ कि जो लड़ाई हमको लड़नी चाहिए, और जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं ये हमारा परिवार है, हमारा घर है, ये सभी हमारे भाई है। एससी एसटी ओबीसी के हमारे भाई है। मूल निवासी है। और ब्राह्मण कौन है? विदेशी घुसपैठिया सर। अब हमको एहसास हुआ कि ब्राह्मण कितना बुद्धिजीवी, कितना चंट है, हमको लड़वाता है।
वो कभी मैदान में नहीं आता? लड़वाता है सर हमको। कभी ऐसा हुआ कि फसाद में ब्राह्मण दुबे चौबे पांडे मर गया, ऐसी खबर कभी सुनी आपने? नहीं सर, कभी नहीं सुनी हमने। फिर मरता कौन है? SC ST OBC के लोग सर। तो उनका यूज होता है। हाँ सर। अभी भारत में जो माननीय मावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी इसका काफ़ी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नागपुर के मुख्यालय पर गए थे, बराबर? हाँ सर। तो आज़ादी के आंदोलन में अब आप झंडा लेकर अगुवाई करेंगे? कौन से सर? मूल निवासियों की आज़ादी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को मरते दम तक, जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। हमारे बच्चे और उनकी शादी होगी, हो सकता है उनकी शादी हो, उनके बच्चों होंगे, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अच्छा, जब ये राम मंदिर का मामला चल रहा था तब गए थे आप उधर अयोध्या? राम मंदिर नहीं गया, लेकिन मैंने बहुत आंदोलन किए सर। मैंने बहुत कार्यक्रम, बहुत हनुमान चालीसा का पाठ करवाए सर। बहुत हनुमान चालीसा जब पाठ करवाते तब गर्व महसूस होता होगा? अरे सर, मेरा गला बैठ जाता था। मैं इतने वो मेरे से करवाते थे सर, तुम ही करो, 11 21 21 हनुमान चालीसा का पाठ करो। और पैसा भी इकट्ठा होता था सर, बहुत इकट्ठे करते थे सर। पैसा भी ले आते थे सब। उसका कोई हिसाब नहीं होता था? नहीं, वो चंदा करो ना सब, धर्म रक्षा निधि, साल में 3-4 कार्यक्रम ऐसे होते थे जहाँ से पैसे इकट्ठा होके सर देना पड़ता था। मोदी जी के कभी सभा गए फिजिकल मैं अटेंड? कभी नहीं गया मोदी। अब बजरंग दल का ही कार्यकर्ता रहे। वहाँ तक सर हमारे लोग तो कौन ले जाएंगे सर हमको? हमारा तो वो करना है ना। वहाँ तक कौन ले जाएंगे? यूज करना है आपको, और यूज करके बाद में थ्रो कर दिया। तो अब अभी इनको पश्चाताप हो रहा है। आरएसएस बैकवर्ड कास्ट के लोगों का इस्तेमाल करता है, और जो व्यवस्था की जानकारी नहीं है, शिक्षा का अभाव है, या उनके अंदर सामाजिक कुछ करने की चाहत है, मगर सही गाइडलाइन नहीं होने के कारण उनका यूज़ होता है। ये आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन में मिले, और मुझे मिलते ही उन्होंने कहा कि आज मैं इधर हूँ, पहले मैं आरएसएस में था, आज इधर आकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, बहुत खुशी होती है। आप क्या संदेश देना चाहोगे यही संदेश हमारे मूल निवासी बहुजनों को? हमारे जो SC ST OBC की जो समाज है, इनमें से कोई ये बजरंग दल और RSS हैं, जितने भी हिंदू जो संगठन कहते हैं कि इनके झांसे में नहीं आए, उनका जीवन बेकार हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। और मैं सबको यही मैं हर बार में अभी चौधरी विकास पटेल जी आए थे सर, तब मेरी उनसे ही बात हुई थी इसी विषय पे। तो उन्होंने मुझे मतलब फोकस की, उन्होंने ध्यान दिया कि मैं इतना पुराना आदमी होकर इस संगठन में आया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मैं आया। तो मैं सबको यही, जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं, वो इनके झांसे में नहीं आए। नहीं तो जीवन जैसे गन्ने में अपन गन्ना डालते हैं ना, तो सर निचोड़ देते हैं उसको, मशीन निचोड़ देती है, ठीक उसी तरह उसको निचोड़ के उसके फेंक दिया जाएगा। जब वो डैमेज हो जाएगा, जब उसकी सारी ऊर्जा ले लेंगे वो, उसका केस में से लाद लूट के फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये उनकी व्यवस्था है सर, जैसे मेरे साथ हुआ। थैंक यू, बहुत थैंक्स। जय मूल निवासी सर। आपने इस भाई को नेत्रदान दिया है, एक ढंग से आपने इनको चेताया, सचेत किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप कितने दिन आरएसएस में थे? मैंने 2005 से 2017 के बाद छोड़ा, और 2005 से 2017 के बीच मैंने प्रथम वर्ष और शीत शिविर और प्राथमिक सबरे किए। 22 दिन का शिविर किया? हाँ, प्रथम वर्ष। भोपाल। उसमें क्या ट्रेनिंग होता है? उसमें ट्रेनिंग, उसमें हर चीज़ का एक जगह रहती है, बौद्धिक का भी, यानी कि जैसा बौद्धिक अपन सुनेंगे तो अपनी विचारधारा भी वैसे ही बन जाएगी। और एक समय रहता था कराटे सीखने का, एक लठिया चलाने का। लठिया काहे के लिए? लड़ना किससे है? भारत में तो हमारे ही लोग हैं, पर फिर भी हमको लठिया चलाना सिखाया जाता था। ये मुझे आज पता चला कि मैं लठिया बहुत बढ़िया चलाता हूँ। तो अब बाद में आ रहा है, इसमें बाम सेब में आकर मुझे पता चला कि हम लड़ेंगे किससे? हमारे लोग वैसे ही। और जितने भी ये ब्राह्मणों के, जितने भी हिंदू नाम के जितने भी संगठन हैं, सारे के सारे विदेशी ब्राह्मणों के संगठन।
और भारत में ब्राह्मण विदेशी घुसपैठिया है। अब ये बात डीएनए ने प्रमाणित कर दिया। ये बात डीएनए ने क्लियर कर दिया है। अच्छा, ये बात सुनने में आया है कि ब्राह्मण लोग, आरएसएस के ब्राह्मण लोग, उनकी अलग से मीटिंग करते हैं और हमारे SC ST OBC के लोगों को उसमें आने नहीं देते। क्या मामला है? गुप्त मीटिंग, ये तो मैंने बहुत समय पहले, मतलब 12 साल गुजारे, ये मैंने देखा। ये वहाँ ये बोला जाता था कि आप इस बैठक में अपेक्षित नहीं। हाँ हाँ। और ये अपना कार्य है और ये संगठन का कार्य है, तो आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी सहानुभूति दी जाए। हाँ हाँ हाँ। यानी बैकवर्ड कास्ट के लोगों का केवल यूज होता है। यूज करो और फेंको। आपको कैसा एहसास हुआ? आपके अंदर वो जमीर कैसा जग गया? ऐसी कोई कौन सी घटना हुई जिससे अंदर, जिसकी वजह से आप एकदम यू टर्न कर लिया? मैं समाचार देख रहा था मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ये खबर आई कि 125 घरों में आग लगा दी है उत्तर प्रदेश कारण। हाँ। तो मेरा थोड़ा दिमाग ठंडा, वोट दिया और तब शिक्षा वर्ग होते थे तो रोटी भी मांगते थे घर घरों से। मैं बहुत रोटी लेके गया, पैसे आया होगा तो पैसे का भी चंदा किया, अपने जेब से भी पैसा लगाया कार्यक्रम होते। फिर मैंने कि हम इनके लिए इतना कर रहे हैं, आज सत्ता में बैठ गए और हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। 125 तो मीडिया पे बताया था और घर आग लगाई होगी 150 घरों में। तो मेरा थोड़ा दिमाग ठंडा, फिर भी मैं वहीं था कि यार अब कोई प्लेट भारत देंगे तो करेंगे क्या। फिर भी मैं वहीं रहा। फिर धीरे 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 हमारे एक चंदन पटेल जी थे, उनसे कहा मैंने, क्योंकि वो OBC के थे और चंदन पटेल जी अपने समय में बढ़िया नेता रहे हैं, हिंदूवादी। उनसे मैंने एक बार किले पे बुलाकर कहा, मैं चंदन लोग में आग लगा दी है और कुछ लोग मरे भी होंगे और जिनकी संपत्ति घर में आग लगी उनकी संपत्ति का भी नुकसान हुआ होगा। तो चंदन जी क्या है, थोड़े हिंदू भाई विचारधारा के, तो उन्होंने ज्यादा दिमाग में नहीं लिया। मैंने उनको छोड़ा, मैंने उनको फैसला कर लिया, मैंने उनको छोड़ना है। मैंने किसी भी हमारी बात रख नहीं पा रहे, मेरे अंदर दर्द था तो मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं उनको ही नेता मानता था। तो उन्होंने मेरी बात का रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो फिर मैंने उनको छोड़ा। फिर मैं और दूसरे जैसे संगठन चलते हैं बहुजनों के, भीम आर्मी, बुद्ध महासंघ और भी कोरी समाज संघ चलता है, उसमें भी जुड़ा, सबसे जुड़ा मैं। और मैंने रिजल्ट देखा, यहाँ 0 है। इकट्ठी तो होती है भीड़, पर विचारधारा किसी के पास नहीं। हाँ। फिर मैं एक दिन, मुझे हमारे कैलाश साहब हैं आपागंज के, उन्होंने बताया कि मेसराम साहब आ रहे हैं। तो मैं भी नहीं जानता, मैंने कौन है मेसराम, मेरा बहुत खतरनाक है वो। तो मैंने कि चलो सुनने जाऊंगा। फिर मैंने अपना टाइम निकाला, तो मैं उनको सुनने गया। तो वहाँ एक महिला, मुस्लिम महिला बोल रही थी, तो हमारे साथ आनंद संगवार जी गए थे। तो मैंने उनसे कहा, जैसे यार मियों का वो है यार, मैं नहीं सुनूंगा। फिर उन्होंने कहा बैठो, बैठा। फिर थोड़ी देर बाद मेसराम साहब बोले, तब मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। क्या हमको इतिहास की जानकारी ही नहीं है। और फिर मैंने उसी समय, मतलब किसी से कहा नहीं, मैंने अपने मन में संकल्प लिया कि आज से मैं यही काम करूंगा और जो जगह सही हुई, ऐसा नहीं कि मैं अगर कोई काम गलत कर रहा है तो मैं भी उसका साथ दे दूंगा, नहीं। अगर कोई यहाँ भी गलत करता है तो उसका भी विरोध करूंगा। सही। यह मूल निवास था अपनी बात। बोलो। अरे लाइफ का कोई बात, मेरा प्रॉब्लम थोड़ा बोलो। कैसा है? हाँ। आप कहाँ से? मैं ग्वालियर से हूँ, नाम यशवर्धन है। हाँ। और मैं जनरल SC ST OBC से तो नहीं आता हूँ, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। हाँ। लेकिन मैं कम से कम, मेरी संघ आयु 2008 से मैं 2020 तक RSS में था। और ये भैया जैसे अभी बता रहे थे कि उनका जो आप अपेक्षित नहीं है, ऐसी एक वो होती है। तो अभी हमारे यहाँ मीटिंग हो चुकी है ग्वालियर में, अभी 2 साल पहले। भैया को याद भी होगा कि केदारपुर में मीटिंग हुई थी, झांसी इस पे शिवपुरी लिंक रोड पे, जब मोहन भागवत और ये सब लोग आए थे। इनकी साल में एक ही बार मीटिंग वो ही होती है, इनकी मुख्य मीटिंग, जो अभी इनकी
रिसेंट में आप कह सकते हो कि हैदराबाद में अभी संपन्न हुई थी, उससे पहले गोवा थी, वो कैंसिल हो गई थी कोविड के कारण से। तो वो मीटिंग अपने यहाँ ग्वालियर में पहली बार ही हुई थी। तो उस मीटिंग में इन लोगों का क्या होता है, ये लोग किसी को कभी बताते नहीं। उसमें सिर्फ इनके कुछ विभाग स्तर के जो नेता होते हैं, इनके वो होते हैं विभाग स्तर के नेता, के बाद में इनके प्रांत के ऊपर इनका क्षेत्र आता है, क्षेत्र के बाद में अखिल भारतीय, और फिर पूरे उससे वर्ल्ड से आते हैं इनके, क्योंकि इनके अदर जगह पे भी, इंडिया से बाहर भी इनके संगठन चलता है। और मेरा जो शिक्षा वर्ग है वो मैं द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ संघ में जो था प्रशिक्षण वर्ग। तो उसमें जैसे भैया कर रहे थे तो हमको कराटे सिखाया जाता है। कराटे के बाद में फिर नियुद्ध बोलते हैं उसको, नियुद्ध भी सिखाते हैं, लठिया भी सिखाते हैं, और भी ऐसी कई सारी चीजें। फिर योगा भी सिखाएंगे कि जिससे मतलब आदमी गलत ना सोचे। अब लेकिन उनसे आप एक चीज पूछो कि ये बताइए कि आप ये हमको, चलो आप हमको डिफेंस सिखा रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप हमको मारना सिखा रहे हो, ये हमको मारना किसको है? तो बोला अपने को मारना है जो हमारे मंदिर तोड़ने आएगा। अच्छा चलो ठीक है, मारना आएगा। फिर क्या हुआ, हमारा एक दिन वहां पे संचलन था, ऐसा था 15 या 16 दिन है, तब एक बार वो जो इनका जो ग्राउंड, जो इनका प्लेस होती है, उस प्लेस से बाहर ये लोग दुनिया को दिखाने के लिए साथ में बैंड बाजा और वो लेकर के निकलते, उसको संचलन बोलते हैं ये लोग। तो वहां लेके गए थे, ये बता रहा हूँ मैं, प्रथम वर्ष 2018 नहीं 17 भोपाल की बात, LNCT कॉलेज जो भोपाल में है उसका इन्होंने बिल्डिंग ले रखी है। LNCT की एक बंद पड़ी हुई है भोपाल में, वो पूरी बिल्डिंग आज संघ की कह सकते हो। और जब हम बैठे हुए थे, आप इनकी पावर का एक अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय पे MPPCS के पेपर हो रहे थे। हम लोग 3rd फ्लोर पे थे, 3rd फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए थे, हमारा सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था, और 2nd फ्लोर पे PCS का और 1st फ्लोर पे PCS का एग्जाम चल रहा है। जबकि जहाँ पर एग्जाम होता है वो होता है तो उसके आसपास भाई साहब किसी के घुसने की अनुमति नहीं होती, वो 100 मीटर का सीधा सीधा लिखा रहता है। लेकिन हम लोग उसी जगह पे उसी बिल्डिंग में थे और ऊपर बैठे हुए थे और आ जा भी रहे थे, क्योंकि वहां पे 3 वो थे उतरने के लिए स्टेयर्स थे। तो एक हमको दे दिया था और 2 उन छात्रों को दे दिया था, वो पूरा मतलब वो गिरी हुई थी। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर और 3rd फ्लोर था वो हमारा था, RSS वालों का वो कर दिया था उन लोगों ने। अब उसके बाद में जब हम बाहर निकले तो ऐसी ही बात हुई, तो एक मुस्लिम कोई देखा होगा, तो उस लड़के ने गलती से डंडा कर दिया। तो वो मुस्लिम बोला तूने मेरे को क्यों वो किया? बस इतने में क्या था, वो जो सिखा रहे थे वो वहां पे दिखा दिया प्रहार। तो प्रहार बोला साहब ने, तो हो गया प्रहार। प्रहार मतलब होता है कि किसी को मारने के लिए हिंदी में उसको प्रहार बोलते हैं। तो ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड नहीं, उसको जनरली यहाँ वैसे यूज नहीं करते। प्रहार का मतलब ही होता है मारना। तो वो लोग सिखाते हैं कि प्रहार ऐसे 1 2 और ऐसे करके जो भी सिखाते हैं सिस्टम, तो ये रहता है। तो उस दिन मैंने देखा तो मुझे उस समय, लेकिन क्या है उनके थोड़े से जाल में थे तो हमको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। चलो छोड़ो। फिर अगली बार यहाँ पे जब मीटिंग होती है इनकी, ये क्या बोलते हैं, केदारपुर में, केदारपुर इनका स्कूल है, RSS का स्कूल चलाता है एक। उस स्कूल के अंदर ही इन्होंने आदिवासी जो हॉस्टल था उसमें इन लोगों ने पूरा वो इन लोगों का बेडरूम और ऑफिस वगैरह बना रखे थे, जिसमें इनके मेन जो अखिल भारतीय लेवल के होते हैं, जैसे भैया जी जोशी हो गए, प्रवीण तोगड़िया तो उस समय जा चुके थे वहां से, तो और दूसरे जो हो गए और मोहन वाकपत जी सबसे तीसरे फ्लोर में थे। और मैं भैया जी जोशी के उसमें कह सकते हो कि एक मतलब टाइप से उनको पानी वानी और ये सब मतलब देने के उसमें मेरे को लगा रखा था। तो मेरा क्या है, हर कोई तो नहीं जा सकता था कार्यकर्ता, लेकिन मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इधर पे भी था। फिर इधर पे जहाँ पे बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल बंद कर दिए गए थे, स्कूल में ही बड़े बड़े पांडल लगा रखे थे, जहाँ पे विभाग वाले अलग बैठते थे, प्रांत वाले अलग, क्षेत्र वाले अलग, अखिल भारतीय अलग। अब अखिल भारतीयों में भी ये था, अब मुझे समझ में आया कि ये ब्राह्मण जो थे वो अलग बैठते थे। इनका सिस्टम ये था, थे सारे बहुत सारे अन्य जातियों के भी लोग आते थे, क्योंकि किसी पंथ का आ रहा है, कभी किसी पंथ के मेन जो उनके अखिल भारतीय वो रहते हैं वो सब आता है। ऐसा कोई सा शायद ही होता है, दलाई लामा से भी उनके भी उसके वो आते हैं, कई सारे वर्गों के आते हैं। लेकिन जब इनका जो मुख्य जो रहती है मीटिंग, वो इन लोगों की हमेशा सुबह या शाम को रहेगी। और उस वक्त पांडाल में बोल दिया जाता है कि इस पांडाल के बीच में सिर्फ या तो प्रचारक, उनका प्रचारक भी वो पुराना रहेगा, डीजे वाला रहेगा, वो बाहर चला जाएगा। उसमें जो कार्यकर्ता रहते हैं, जैसे दरी बिछाने वाले और भी रहते हैं, और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो पानी पिलाते हैं और वो करते हैं, वो सबों को मना कर दिया जाता है कि आप जाओ। लेकिन किस्मत से क्या हुआ, जो प्रचारक थे वो थोड़े मेरे मित्र थे, और अभी भी वो मुरार में यहाँ पे है, प्रचारक है वो हाँ, जो अपना मुरार में अग्रसेन मूर्ति के पीछे इनका वो है। इन्होंने एक बिल्डिंग ले ली है पूरी 3 मंजिल की, पूरी इन्होंने एक से ले रखी है, तो वहां पे इन लोगों ने वो बना रखा है, इनका कार्यालय है। तो अभी भी वो यहाँ पे प्रचारक है। तो वो भाई साहब
वहीं पे थे, अंदर थे, क्योंकि वो तो प्रचारक थे तो उनके वो थे, तो उनके जरिए मैं भी वहां पे बैठा। तो मैंने इनका 2 दिन वक्तव्य सुना, तो जो जो देश में घटना हो रही थी ये लोग वहां बैठ के बता रहे थे, और वो पूछ रहे हैं सामने वाले से, इनके जो इनको जिसको तथागत, इसको परम पूजनीय जिसको बोलते हैं ये मोहन भागवत, इसको वो पूछ रहे हैं क्यों आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को ये टारगेट दिया गया था। वो सब लोग एक तरह के, उनके पास डायरियां रहती हैं, डायरी में सब कुछ उनके पास बिल्कुल पहले से फिक्स रहता है, आंकड़े, और आंकड़े वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इतने दंगे हुए, इसमें ये ऐसा हुआ वो। दंगों से इनका क्या लेना देना? ये क्या SDRF की टीम बना रखी है क्या इन लोगों ने RSS में, कि SDRF वाले देखिए बताएंगे कि क्या क्या करना है? बड़ा समझ में नहीं है। लेकिन उस समय थोड़ा सा वो लगा कि ये क्या गलत हुआ। फिर उससे कुछ समय पहले सेवानगर का भी दंगा हुआ था। तो क्या है, जब आदमी पढ़ता है और थोड़ा जानता है तो वो होता है। फिर प्रोफेसर साहब की एक किताब है, वो किताब भी मैंने पढ़ी। जब मैंने थोड़ा सा किताब पढ़ा तो उसमें मेरे को थोड़ा सा वो लगा। फिर उसके बाद में मेथराम साहब के भी मैंने कई सारे यूट्यूब पे सुना। मिला तो मैं अभी तक नहीं मिल पाया हूँ, क्योंकि अभी हिमाचल जाना था, लेकिन मैं थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ गई थी घर में, इस वजह से नहीं जा पाया था। तो मैंने यूट्यूब पे इनके बहुत सारे वो सुने, और फिर कई सारे प्रचारकों से, जैसे एक हमारे भूरा राम जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, अभी त्रिपुरा में डॉक्टरी MBBS कर रहे हैं, वो रहने वाले राजस्थान के हैं। तो उनसे संपर्क हुआ था, धीरे धीरे वो हुआ, तो तब मालूम चला कि इन लोगों का षड्यंत्र क्या, और हमारे सामने ही वो सब विघटित होता था। लेकिन हम सिर्फ हिंदू के नाम पे कि हम तो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू होने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब कहना नहीं चाहूंगा, सेवानगर और भी ऐसे कई सारे छोटे मोटे कई सारे तोड़ फोड़ के जो वो थे, उसमें वो बहुत मतलब संलिप्तता, बहुत जिसको सक्रियता बोलते हैं, उस प्रकार से थी। लेकिन अभी एक अंदरूनी बात आपको पूछना चाहता हूँ कि RSS के मुख्यालय पर भारत मुक्ति मोर्चा के लोग मोर्चा लेके गए, तो मध्य प्रदेश में RSS के प्रचारकों में, कार्यकर्ताओं में कोई ना कोई हलचल तो होगी। क्या कह रहे हैं वो लोग अभी? हलचल तो है ही है। यहाँ के जो प्रचारक हैं, यहाँ के जिला प्रचारक तो जा चुके हैं ग्वालियर। यहाँ के ये क्या है, ग्वालियर को उन्होंने 3 जिलों में बांट रखा है। एक डबरा को अलग बांट रखा है, लश्कर को अलग बांट रखा है, और ये ग्वालियर को अलग, जिसमें से अभी लश्कर वाले अभी नए आए और ग्वालियर के तो है नहीं है। लेकिन जो पुराने जो कार्यकर्ता है, यहाँ का जो महाविद्यालयीन प्रमुख है, एक सत्येंद्र शर्मा नाम है उसका, और वो बैंक में कर्मचारी है, और उसके बाद में यहाँ के कॉलेज विद्यार्थियों का काम देखता है। सहकारी बैंक शायद यहाँ पे सिटी सेंटर में उसमें पदस्थ है वो, तो वो ही देखता है ये कॉलेज के विद्यार्थियों का काम। तो उसको इतना प्रॉब्लम हुआ कि ये देखो, ये लोग संघ वालों के साथ में ऐसा कर रहे हैं, इनको बरगला, ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, इतनी भीड़ ले जा करके हमारे संघ कार्यालय में ले जा रहे हैं, ये लोग देश विरोधी हैं, इन लोगों को फंडिंग आती है वहां से, ISIS से आती है, और क्या बोलते हैं ISI से आती है। लेकिन इन लोगों को इतना वो नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसको पता है कि पाकिस्तान जैसा देश जो दिवालिया हो चुका है, वो किसको क्या फंडिंग करेगा। उसके पास खुद होती तो काय को इतना टमाटर 100 रुपए किलो पे तो होता है। चलो अपने महंगाई तो अपने अभी 80 किलो अपन भी पाकिस्तान की कगार पे कह सकते हो, लेकिन ठीक है, हम उससे फिर भी अभी थोड़े से बचे हुए। अरे तो और क्या है भाई साहब, यही तो चीज चल ही रही है कि आज आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप उसका माहौल उड़ा रहे हो। एक देश जो हमारी अर्थव्यवस्था से कहीं तक नहीं लगता है, आज उसकी GDP देखो, हमारी GDP देखो। आज बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश देखो, जो हमारे बाद में आजाद हुआ, उसके बाद में आज उसकी GDP देखोगे, थाईलैंड की देखोगे, तो हम तो ये कहेंगे कि हम कहाँ आके बैठ गए हैं। ब्राह्मण विदेशी है ना, तो वो तो DNA में अभी साबित हुआ ना, वो तो विदेशी है, इसीलिए भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला आया। अगर ब्राह्मण इसी देश का होता तो अपने भाइयों को क्यों मरवाता? हंगर इंडेक्स मतलब होता है जो भूखा, जिसको भूखमरी में भारत पहला आया, भूखमरी में भारत पहला है। पूरा देश ही वो ठेका पे करती है। देश से इतना काम करती है, विदेश नंबर 1 में चलते हैं, और भारत को कभी भारत को मानते ही नहीं, हिंदुस्तान कहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान जिनके पिताजी ने कभी हिंदुस्तान बनाया होगा, ये ऑलरेडी हमारे बाप दादा। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे? भारत को ये आर्यव्रत। हाँ तो आप कैसे समझते थे वो आर्यव्रत में तो ब्राह्मण ही आते हैं? रामायण में रावण चलती थी है, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भरतखंडे, हाँ ऐसे करके तो वो भी तो सुनाते का। तो जम्बूद्वीप तो अशोका का नाम है। अशोक है हाँ गाने में, याद हो गया था कि अब जो नहीं माना था ब्राह्मण ही आ रहे और आर कोई जाति नहीं होती। एक विशेषण है, ये पाली भाषा का शब्द है, ब्राह्मण लोगों ने इसको चुराया।
संघ शब्द चुराया, भगवा शब्द बुद्ध का शब्द है, भगवा यानी त्यागी, पाली भाषा में उसको भगवान कहते हैं या भगवा कहते हैं। तो विदेशी लोग होते पे चोरी करने के लिए तो आते हैं। हाँ, विदेशी आते हैं वो चोरी करने, मगर इनके तो डीएनए में चोरी है, गड़बड़ है। और ये जब प्रवृत्ति की। और ये सवाल नहीं आप लोगों को परेशान करता था कि भाई ये दशहरे के दिन लठ क्यों पकड़ते, वो वर्ग में कुछ बताते होंगे ना, या आपके दिमाग में? विजयादशमी के दिन ये बताते हैं कि शस्त्र पूजा हुई, जैसे कि आरएसएस की जो स्थापना हुई वो विजयादशमी के दिन मोहिते नागपुर में आपका नाम ये मोहिते जी का बाला, मोहिते वाड़ा, उसमें ये सब बलिराम हेड के बांधे जानवर के डॉक्टर थे वो। आज जानवरों के डॉक्टर उन्होंने की, और उसी दिन को मनाते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से शस्त्र पूजन करते हैं। अब शस्त्र पूजन का मैंने काउंसिल में जो इतिहास पढ़ा कि विजयादशमी के दिन महाबली सम्राट अशोक ने शस्त्र त्यागे थे, और ब्राह्मण इतना षड्यंत्रकारी है तो उन्होंने हमारे लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा दिए, थमा दिए कि तुम लड़ो। और उस लड़ने वाली जब हथियार हाथ में आता है ना, तो वो हथियार जैसी सोच भी आ जाती दिमाग में, क्रिमिनल बना देते हैं कि अब मेरे हाथ में तो हथियार है, कट्टा है मेरे पास, मेरे को 4 जने भी नहीं लगेंगे। ऐसी हालत मेरी भी थी, मेरे पास खुद भैया 2 नंबर के कट्टे रहते थे। अरे अभी रिसेंट का हमारे ग्वालियर का देखो ना, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का भी शस्त्र पूजन हुआ था। तो उसमें जिन लोगों ने शस्त्र पूजन किए थे और जिन जिन का फोटो आया है, तो उन्होंने सबके नाम निकलवा करके और यहाँ से सभी के लाइसेंस रद्द करवा दिए। ग्वालियर का भी बता रहा हूँ, रिसेंट का भी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। हाँ, ठीक है। जैसे लोगों से कहते हैं कि मुसलमान गाय का मांस खाते हैं या हत्या करते हैं, मगर भारत के अंदर 5 इंडस्ट्रीज है, अभी तक 4 नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो एक लाइसेंस और दे के गए, ये बात सत्य है। गाय काटने का लाइसेंस ब्राह्मणों के पास है, जो विदेश में उसका भी एक्सपोर्ट का काम करते हैं। मोदी जी को जो चंदा आ रहा है उससे ज्यादा आ रहा है। हाँ वो, मगर हमारे समाज में मगर गडकरी भी बोलते हैं, गडकरी भी बोलते हैं कि वो खाते हैं, भागवत भी बोलते हैं कि वो खाते हैं, गडकरी भी बोलते हैं वो खाते हैं। अटल बिहारी जब खाते थे अमेरिका में जाकर, तो मध्य प्रदेश से ही नारा लगा था, गाय हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है। क्या हुआ, देश में नहीं खाता है, विदेश में जाकर खाता है। मगर हमारे लोग गाय को पूछते हैं, गाय एक पशु है, मगर इसको माता मानते हैं। नहीं, उसके पीछे क्या है, बुद्धा ने ब्राह्मणों के यज्ञ पद्धति को नकारा। नहीं नकारा, बुद्धा ने यज्ञ पद्धति के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो यज्ञ पद्धति को क्यों नकारा? क्योंकि उससे हिंसा का मैसेज जाता है। तो मगर ब्राह्मण यज्ञ में किसकी बलि देते थे? तो इसीलिए बुद्धा और अशोका के आंदोलन से ब्राह्मणों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने देखा जिस समाज को हमको गुलाम बनाना है वो अब गाय को पूज्य नहीं मान रहा है, खेती पूजक होने के कारण। तो ब्राह्मणों ने दावपेच से अपने आप को गाय भक्त बताया, मगर जबकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ग्वालियर संभाग सम्मेलन में मैं यहाँ आया था। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात कुछ साथी लोग मिलने आए और उन्होंने परिचय दिया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो या वामसिक हो, ये सही कार्य कर रहा है और हम लोग भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो मैंने कहा फिर आपको सही लग रहा तो ये करो। तो आगे उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इधर आकर बुरा भी लग रहा है। तो मुझसे जिज्ञासा हुई, आपको बुरा क्यों लग रहा है? एक तरफ आप कह रहे हो अच्छा लग रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हो बुरा लग रहा है, तो बुरा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि हम लेट हो गए इस आंदोलन में आकर, हम गलत संगठन में थे और गलत संगठन में रहकर गलत काम हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा गलत संगठन है जिसमें आप रहे? तो उन्होंने कहा आरएसएस में, और किसी ने कहा 15 साल काम किया, किसी ने कहा 10 साल काम किया। आखिर में मुझे जो बहुत आश्चर्यकारक जानकारी दे रहे थे वो एक राजपूत क्षत्रिय समाज से युवा है। तो एक ओबीसी है, एक शेड्यूल कास्ट है, एक राजपूत क्षत्रिय भाई है।
तीन लोगों की बातों से मैं बहुत ही दंग रह गया कि आरएसएस गुप्त तरीके से किस ढंग से षड्यंत्रकारी काम करता है। कुछ दिन पहले मराठा जाति के यशवंत शिंदे नामक युवा ने, जो बजरंग दल के बॉम्बे के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने नांदेड़ कोर्ट में हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि आरएसएस के लोग बम ब्लास्ट करते हैं और उसके संघ शाखा में 40 दिन के शिविर भी मैंने अटेंड किया और उनकी गुप्त मीटिंग में भी मैं रहा। तो वो बातें, वो खबर मैंने पढ़ी थी। तो ये हमारे ही मूल निवासी बहुजन समाज के हैं। एक ने तो कहा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी तरह है जैसे अंगुलीमाल का है, और मुझे आज वही महसूस हो रहा है कि अंगुलीमाल को भी बुद्धा ने आदमी बनाया था। अब मैं भी आदमी बनकर मैं मेरा बैकलॉग पूरा करूंगा। इन साथियों ने यह भी कहा कि अब हमारा एक ही लक्ष्य हो रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए, आदिवासियों में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को बढ़ाया जाए और आरएसएस जैसे आतंकवादी संगठन का नामो निशान मध्य प्रदेश से मिटाया जाए। ऐसी जानकारी जिन भाइयों ने हमें दी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय मूल्यवादी तक। जय मूल निवासी।